यदि आपके पार्टी को मौका मिलता है तो क्या वो धर्म की राजनीति नहीं करेगी, क्या वो जात की राजनीति नहीं करेगी, क्या वो गरीबों के बारे में बात करेगी? कि हमारा सत्य बहुमत पार्टी जो आई है वो कह रही है कि एक ऐसा प्रियम्बल लाया जाए, ऐसा कानून लाया जाए कि अगर सरकार गिराना हो तो बहुमत से ही सरकार बने, किसी सांसद की जरूरत नहीं पड़े और वो वोटर की ताकत से सरकार बननी चाहिए। जब तक वोटर ताकतवर नहीं होगा तब तक देश में गठबंधन और भ्रष्टाचार हमेशा होता ही रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने जिसे वोट दिया वो जीत के गया, बाद में पता चलता है कि आपकी विचारधारा उससे नहीं मिल रही है, वो किसी और को सपोर्ट कर दिया अचानक, फिर आप ठगे महसूस करने लगते हैं। जब वो जिस पार्टी से लड़ते हैं और वो पार्टी हार जाती है और फिर वो किसी दूसरे में गठबंधन हो जाते हैं तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे सपने से खिलवाड़ होता है। पैसे के बदौलत ही पार्टी ज्वाइन करके सरकार में आता हो, क्या आप उससे भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं, इसको तो भ्रष्टाचार मुक्त कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। तो कोई नेता जब इतना पैसा खर्च करेगा तो क्या इस पैसे की रिकवरी के नाम पे वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा क्या? तो ये संसदीय प्रणाली में ही खतरा है कि जब 10 व्यक्ति जब चुनाव लड़ते हैं तो हमको उसमें कैंडिडेट को सही चुनना होगा। कि जिस मतदाता के पास रोजी रोटी, बेरोजगारी, महंगाई समस्या है वो आपके न्यूक्लियर के बारे में सोच करके और क्लाइमेट के बारे में सोच के वोट करेगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि भ्रष्टाचार पर सबको मिलकर जुलकर जाति और धर्म मजहब से उठकर आना होगा। कि रेलवे में पहले 60 साल से ज़्यादा बुजुर्गों को रियायत मिलती थी, वो ख़त्म कर दी गई। छोटे बच्चों को आधे में सीट मिलती थी, वो ख़त्म कर दी गई। घूस देखिए धर्म के नाम पर बात कहा जाए ना कि आज हिंदू खतरे में है और कुछ नहीं है। किससे खतरे में? मुसलमान से खतरे में है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कौशिक। आज हम चांदनी चौक पर लाल किले के ठीक सामने बैठे हैं। यहाँ हमारे सामने एक मित्र बैठे हैं और इनसे कुछ बातचीत करते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम वशिष्ठ स्वामी हुआ सर। वशिष्ठ जी, एक पार्टी आई है सत्य बहुमत। उस पार्टी का मानना ये है कि बहुमत की जो परिभाषा है वो अभी तक हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। आखिर बहुमत किसे माना जाए? सबसे ज़्यादा जिसे वोट मिला पूरे हिंदुस्तान में, यदि लोकसभा का चुनाव हो तो, या विधानसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा में किसी एक स्टेट में सबसे ज़्यादा वोट जिसको मिला, उसका मानना यह है कि बहुमत तो उस पार्टी को मिलनी चाहिए या उस दल को मिलना चाहिए जिसको सबसे ज़्यादा मत मिला। जबकि होता यह है कि उस बहुमत के आधार पर विधायक या सांसद चुने जाते हैं और वो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनते हैं। तो जो ये स्पष्ट नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि आपने जिसे वोट दिया वो जीत के गया, बाद में पता चलता है कि आपकी विचारधारा उससे नहीं मिल रही है, वो किसी और को सपोर्ट कर दिया अचानक, फिर आप ठगे महसूस करने लगते हैं। तो ये सारी बातें इसलिए होती है चूँकि संख्याओं की राजनीति करनी होती है और संख्याओं के आधार पर सरकार बनानी होती है। एक ये आम धारणा है जो कहीं पे लिखित नहीं है, रिटन में नहीं है, कि आप आधी से ज़्यादा यदि आप किसी भी विधानसभा या लोकसभा चुनाव में यदि सीटें जीत जाते हैं तो बहुमत आपके हक में होता है। तो ये जो कन्फ्यूजन है जिसकी वजह से आम मतदाता ठगा जाता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यदि आपको ये हमारी बात समझ में आ रही हो तो आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, बताएं ज़रा। देखिए, मेरा कहना है कि अभी जो राजनीतिक दल बदल कानून जो है, चाहे जो पार्टी जीत रही है, काम कर रही है, इसमें ये निर्धारित नहीं है, क्योंकि हम लोग सांसद और विधायक के चुनाव करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ छलवे का काम है। क्योंकि जब तक बहुमत की परिभाषा के बारे में लोगों को नहीं बताया जाएगा, लोगों को अपने अधिकार के बारे में नहीं बात किया जाएगा, तब तक ये संभव नहीं है। और इसके लिए हमारे सत्यदेव चौधरी जी, जो सत्य बहुमत पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक नई विचारधारा, नई आइडियोलॉजी लेके आए हैं कि जिस पार्टी के भी आप वोट कर रहे हैं, जिस या सांसद को वोट कर रहे हैं, या वो पार्टी के सांसद हारे या जीते, उससे कुछ मतलब नहीं है। उसमें वोटों का परसेंटेज जिस पार्टी का ज़्यादा रहे, सरकार उसकी बननी चाहिए। अभी तो हमारा नियम है कि 18 से और 25 वर्ष के युवा वोट करने का मतदान कर सकते हैं, लेकिन उनको चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे बीच में भी ऐसा कहा जाता है कि अगर हम वोट कर रहे हैं किसी, अगर मान लीजिए कोई अगर आरजेडी को अगर हम वोट कर रहे हैं और वो महागठबंधन के सरकार में है, तो हो सकता है कि अगर उनको अगर कोई विशेष अगर जो मैजिक आंकड़ा है, जो मान लीजिए 272 का मैजिक आंकड़ा है, पार करना पड़ेगा देश चलाने के लिए, लागू करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ छलवा किया जाता है। क्योंकि हम तो
5 साल में एक बार वोट देने का अधिकार मिलता है, और वोट हम जिस सांसद को देते हैं उससे हम बहुत सारा एक्सपेक्ट रहता है कि वो हमारे क्षेत्र में आए और काम करें। लेकिन जब वो जिस पार्टी से लड़ते हैं और वो पार्टी हार जाती है और फिर वो किसी दूसरे में गठबंधन हो जाते हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे सपने से खिलवाड़ होता है। तो एक सरासर हमारे नाइंसाफ़ी होता है। इसलिए ये हमारा आइडियोलॉजी है कि सत्य बहुमत होना चाहिए, एक सही लोकतंत्र का परिभाषा होना चाहिए, ताकि कोई ना दल बदल कानून बने और कोई गठबंधन न करे, और भ्रष्टाचार मुक्त शासन की प्रणाली होनी चाहिए। और देश में तब तक नहीं हो सकता जब तक सत्य बहुमत की सही तरीक़ा से लोग समझ नहीं पाएंगे कि बहुमत का परिभाषा है क्या। कई बार हम देखते हैं कि चाहे मुख्यमंत्री का चुनाव करना हो या देश का प्रधानमंत्री चुनाव करना हो, जब हमें स्पष्ट रूप से कोई बहुमत नहीं मिल पाती है, उस परिस्थितियों में बाहर से जो आयातित विधायक हो या सांसद हो, एक संख्या को पार करने के लिए या पूरा करने के लिए उसको हम अपने पाले में लाते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि उनका हृदय परिवर्तन कर गया, वो सरकार बनाने की इच्छा रखते हैं, विकास की इच्छा रखते हैं, इसलिए आपका साथ दे दिए। लेकिन सच बात यह है कि वो पैसे के बल पे एक तरह से खरीद फरोख्त होती है और उनको अपने पार्टी में लाया जाता है। जिस व्यक्ति के विचारधारा के विपरीत आपने वोट किया है, वो अचानक यदि इस तरह से आ जाता है पैसे के बदौलत, जो पैसे के बदौलत ही पार्टी ज्वाइन करके सरकार में आता हो, क्या आप उससे भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं, इसको तो भ्रष्टाचार मुक्त कल्पना कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति जिसको मान लें कि अगर हम सत्य बहुमत की अगर बात करते हैं, अगर मान लें कि अगर हम कांग्रेस को वोट कर रहे हैं, या दिल्ली में आम आदमी पार्टी का अगर हम केजरीवाल के पार्टी के कोई किसी विधायक को अगर वोट कर रहे हैं, और उसका अगर मान लीजिए मैजिक जो फार्मूला है वो अगर मतलब पूर्ण बहुमत में नहीं आता है, अगर वो किसी विशेष कांग्रेस से अगर गठबंधन अगर बना लेता है, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि उस पार्टी के जो भी विधायक होते हैं वो अपने दाल सेकने के लिए जनता से साथ छल करते हैं, क्योंकि जब वो वहाँ चले जाएंगे तो उनके हित में काम होगा, जनता के हित में काम होगा नहीं, क्योंकि उनके अंदर में मंत्री पद का लालसा रहेगा। और जब मंत्री पद के लालसा रहेगा और जब आपको कोई पैसा अगर देकर खरीद लेगा, तो आप तो विकास के काम कर ही नहीं सकते हैं, जनता को आप काम ही नहीं कर सकते हैं। पहले तो आपने जो पैसा लगाया है, जनता के बीचों में जो पैसा आपने लगाया है, वो पैसा आप निकालने की कोशिश कीजिएगा 5 साल के अंदर में। तो जो आपके सरकारी जो फंड मिल रहा है, जो ट्रेडिंग होगा, जो आप जगह जगह पर आपने जो पैसा लगाए हैं, वो तो सिर्फ कागजाती रहेगा, ग्राउंड लेवल पर काम तो दिखेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं इसमें जनता भी शिकार हो रही है। जनता को समझना चाहिए कि सत्य बहुमत, अगर हम जब तक वोट सही व्यक्ति को चुनाव करने में, जब तक हम भ्रष्टाचार मुक्त की बात नहीं करेंगे, जब तक हम सत्य बहुमत की बात नहीं करेंगे, सही परिभाषित, अगर जब तक संविधान में अगर इस तरह का अगर खोट है, जब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है, जब तक सही बहुमत की परिभाषा नहीं हो सकता है, तब तक हम सही सरकार की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो भ्रष्टाचार चलता ही रहता है। और सबसे बड़ा जड़ भ्रष्टाचार ये गठबंधन में ही है, सत्य बहुमत में नहीं है, क्योंकि जब तक सत्य बहुमत आएगा नहीं तब तक भ्रष्टाचार खत्म होगा ही नहीं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब कभी भी चुनाव की बात होती है तो चुनाव में बेहिसाब जो पैसे खर्च किए जाते हैं, कोई भी एक सांसद के चुनाव के लिए कम से कम आपको 10 से 15 करोड़ रुपए मिनिमम चाहिए होता है, विधायक का चुनाव यदि लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी करोड़ों रुपए आप खर्च करते हैं। तो कोई नेता जब इतना पैसा खर्च करेगा तो क्या इस पैसे की रिकवरी के नाम पे वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा क्या? ये तो कहना ही गलत चीज़ है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा, क्योंकि जो व्यक्ति अगर मान लीजिए अगर 10 से 5 करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, अपने जेब पॉकेट से खर्च कर रहा है, तो अगर मान लीजिए अगर वो कोई एक तरह से तो बिजनेस हो गया ना। अगर मान लीजिए कोई अगर सांसद अगर 5 करोड़ रुपया अगर जनता के बीच में पहले अगर बांट रहा है, लालच अगर दारू शराब चाहे जो कुछ मतलब फंड के नाम पर हम लोग अगर मान लीजिए अगर वोट दे रहे हैं, स्वार्थ से अगर जनता को नहीं चुन रहे, अगर जो भी मतलब संसद अगर जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, अगर उसके बारे में अगर हम लोग मैनिपुलेट नहीं करें कि वो क्रिमिनल टाइप का आदमी है, कि वो शिक्षित व्यक्ति है, जब तक ये अगर हम किसी विशेष पार्टी के, बीजेपी के नाम पर वोट करते रहेंगे, कांग्रेस के नाम पर वोट करते रहेंगे, आम आदमी पार्टी के नाम पर वोट करेंगे, क्योंकि आजकल लोगों की मानसिकता ही गलत चीज़ है। क्योंकि चुनाव तो सांसद का होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव होता नहीं है। तो ये संसदीय प्रणाली में ही खतरा है कि जब 10 व्यक्ति जब चुनाव लड़ते हैं तो हमको उसमें कैंडिडेट को सही चुनना होगा, कि वहाँ आप जिस क्षेत्र में आप जिसको वोट करने जा रहे हैं उस क्षेत्र में सही कैंडिडेट जो आपके लिए हैं, जो आपके इर्द गिर्द के जो कैंडिडेट हैं, जो व्यक्ति जो बाहर से आपको अगर कोई चेहरा खड़ा कर दिया जाता है जिस संसदीय क्षेत्र में, तो जो व्यक्ति आपके बारे में जानता नहीं है, जो आपके बीच में है नहीं, अगर वो 5 करोड़ में सीट
खरीद कर अगर वो चुनाव लड़ रहा है तो उससे विकास करने की अपेक्षा आप कैसे कर सकते हैं? एक सवाल और, जनता जब वोट करने जाती है क्या वो अपने सरोकारी मुद्दे पे वोट करती है, धर्म के नाम पे वोट करती है, जात के नाम पे वोट करती है, अपने परिवार के नाम पे वोट करती है, या सचमुच में जनता ये सोचती है कि पुराने सरकार या जो काम करने वाला हमारे सामने जो खड़ा है नेता है उसका इन सब चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे साथ तटस्थ होकर खड़ा रहेगा, इसलिए वोट करती है वो। देखिए, जनता सबसे बड़ी चीज़ है कि जनता जनार्दन ही सब सर्वोपरि है। लोकतंत्र का परिभाषा दिया गया कि बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, माने जनता के द्वारा, जनता के हित में चुना गया सरकार ही लोकतंत्र का स्तंभ है। तो कहने का अर्थ है कि जब हम वोट करने जाते हैं तो पहले तो ये हमारे दिमाग में ये बैठाया जा रहा है कि अभी जो सरकारें जो है बीजेपी गवर्नमेंट जो है अभी 2014 से लेकर अभी जो 2024 तक मतलब बनी हुई है, फिर आने वाली अपोजिशन जो पार्टी है इंडिया गठबंधन की है, तो ये हमको नहीं लगता है कि जो अभी जो मीडिया वाले भी सवाल पूछ रहे हैं कि अगला देश का प्रधानमंत्री होगा, इंडिया गठबंधन से कोई प्रधानमंत्री नहीं है, तो ये हमारे मानसिकता में ही गलत चीज़ भर दिया जा रहा है। क्योंकि चुनाव तो संसदीय प्रणाली से हो रहा है, जब तक मैजिक फिगर 272 का आंकड़ा पार नहीं होगा तब तक किसी का सरकार बनेगा नहीं। अभी हमारे बीच में रोजगार पर बात नहीं होगा। अभी देखिए क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है, मेन समस्या है क्लाइमेट चेंज। कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसे 3 ही चीज़ पूछिए, 3 ही सवाल कीजिए, अगर वो जवाब दे देता है तो उसको वोट कीजिए, अगर नहीं दे रहा है तो उसको जवाब मत दीजिए। जैसे पहला है कि रोजगार के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है, क्लाइमेट चेंजिंग के लिए क्या प्लानिंग, और तीसरा न्यूक्लियर वार। हर देश एक दूसरे के लिए परमाणु हथियार बना रहा है। अभी हम सुरक्षित नहीं हैं, ऐसा हो रहा है। 80% हिंदू हैं, 20% मुसलमान हैं। आपको लगता है कि जिस मतदाता के पास रोजी रोटी, बेरोजगारी, महंगाई समस्या है वो आपके न्यूक्लियर के बारे में सोच करके और क्लाइमेट के बारे में सोच के वोट करेगी? अगर नहीं है तो जो सरकार में जो लोग शिक्षित वर्ग है उन लोगों को ही तो ठेका दिया जाता है। जो वोट को जो मतलब सांसद तो आपके पास आएंगे नहीं, ग्राउंड लेवल पर जो भी कार्यकर्ता होंगे आपसे मिलेंगे नहीं। अगर कोई मुख्य लेवल का व्यक्ति है उनसे के घर पर जाकर वो बात करते हैं और वोट एक्वायर करते हैं जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। ये भी तो कहीं ना कहीं हमारे बीच में जो बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन है ये भी तो हमारे साथ छलवा करते हैं। अगर हम लोग का भी तो अपना चीज़ है कि एक नोटा का बटन है, उसमें भी अगर हम कोई मतदाता अगर किसी व्यक्ति को, अगर कोई सांसद को या विधायक को अगर वोट करना है, अगर उस कैंडिडेट को, उस प्रतिनिधि को आपको एस्पेक्ट नहीं है कि हमारे लिए नहीं है, तो नोटा का बटन हम दबा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर तुरंत है कि डीएम प्रेसिडेंट से रूल लग सकता है। लेकिन नोटा का बटन आने से ये एक मैसेज आएगा कि कोई ना कोई ना हमारे जो बीच में जो कैंडिडेट है वो कोई ना कोई हम इसको पसंद नहीं करते हैं या वो हमारे लिए लायक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि भ्रष्टाचार पर सबको मिलकर जुलकर जाति और धर्म मजहब से उठकर आना होगा और इस पर सबको मिलजुल कर काम करना होगा, तभी ये सही तरह से विकास का काम होगा। कुछ सवाल वर्तमान सरकार पर भी। एक सरकार आई जो 2014 में बहुत लंबी चौड़ी बातें की, वादा किया और लोगों को लगा कि जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं 10 साल पहले से थी तो उससे बेहतर ये सरकार काम करेगी। लोगों ने 5 साल देखा उस सरकार को और उसके बाद पहले से भी ज़्यादा प्रचंड बहुमत से उसको विजयी बनाया। अब वो तीसरी बार जाएगी 2024 में। क्या आपको लगता है कि उसने जो वादे किए थे उस वादे पे वो सरकार खरी उतरी है? जो उसके मैनिफेस्टो में जो चीज़ें थी वो पूरा कर चुके, वो नई बात करेंगे या उसी मैनिफेस्टो को दोहराएंगे? जनता कैसे नापती है इस चीज़ को? देखिए, असल बात है कि हमारे देश में लिटरेसी दर कम है। मेन चीज़ है कि जो शिक्षित वर्ग है वो तो अपने हिसाब से वोट करते हैं, जिसको जिस पार्टी के आधार पर है, कुछ जात के आधार पर वोट करते हैं। लेकिन अभी मेन मुद्दा है कि जो बेरोजगारी पर कहीं बात नहीं हो रहा है, जाति धर्म के आधार पर बात हो रहा है। अभी क्या होगा, बीजेपी का मेन मैनिफेस्टो क्या है, वो लेके आएंगे राम मंदिर के बारे में 370 धारा, सिविल कोड, ये सब जो भी मुद्दा जो अभी सरकार जो ला रही है किसी के बारे में मालूम नहीं है। बेरोजगारी क्या चीज़ है, बेरोजगारी हमारे लिए जो अभी आप एक मिनिमम वेज जो है जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है वो 18,000 मिलता है। अभी आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर देखिए, अभी रेलवे का वैकेंसी जो सरकार तो कहती है कि जीडीपी का दर उठा के देख लीजिए, विदेश में हमारा डंका बज रहा देख लीजिए, चारों तरफ सारे लोग खुश हैं, लोग उनके नाम पे मार करने के लिए तैयार हैं और आप कह रहे हैं कि सरकार विफल है। सरकार विफल होने का एक कारण है ना कि जनता को कुछ और चाहिए और वो धर्म के नाम पर लड़ रही है। अगर मान लीजिए अगर हवाई चप्पल वाला अगर व्यक्ति अगर जहाज़ में अगर चढ़ने के लिए अगर उसके पास किराया अगर रहता तो ये कहने की क्या बात है।
अगर हम भूखे एक टाइम हैं, अगर हमको रोजगार मिलता है तो हमको यहाँ भाषण देने की आवश्यकता है। सरकार यदि ये महसूस करती है कि रोटी से ज़्यादा महत्वपूर्ण राम है और राम के लिए यदि राम मंदिर बना के यदि वो वोट ले रही है तो उसे तो वोट चाहिए, उसे तो सरकार बनानी है, तो फिर वही काम क्यों ना करे जिस पे लोग वोट करते हैं। ये जरूरी है ना भाई साहब, ये चीज़ तो ये हमारे आपके लिए नहीं ना, ये तो मानसिकता लोगों के है ना कि भाई हम खाएंगे नहीं लेकिन राम के लिए लड़ेंगे। राम क्या है? राम तो आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है ना। प्लीज़ राम को, जो हमारे अंदर आत्मा है, जो भूखा राम है, उसको आप भोजन ही नहीं दे रहे हो और उस राम की बात कर रहे हो जिस राम के बारे में हम कोई मैथोलॉजी है हम मान रहे हैं। आस्था के नाम पर आप वोट मांग रहे हैं। आप तो धर्म विरोधी बात कर रहे हैं फिर तो। मैं धर्म विरोधी नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आप रोजगार दीजिए, मंदिर भी बनाइए, मस्जिद भी बनाइए, हमको किसी से मतलब नहीं है। लेकिन जो युवा आज के डेट में जो अभी जो 30 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या युवाओं का है, आपने ह्यूमन रिसोर्स पर क्या काम किया? आपने ह्यूमन रिसोर्स के जो हमारे इंडिया में इतना पॉपुलेशन है उसमें से 35% से ज़्यादा आजकल युवा यूथ है। यूथ के लिए आपके पास क्या विजन है? आपका मैनिफेस्टो में क्या है? यूथ के लिए आपने क्या किया? आपने रेलवे को प्राइवेटकरण कर दिया। आपने कहा कि नहीं भाई ये तो हम फॉरेन पॉलिसी FDI ला रहे हैं। FDI लाकर आपने क्या किया? आज मेड इन इंडिया लिखा जाता है, चाइना से माल आता है बन के, विदेश में बन रहा है सामान और नाम हो रहा है इंडिया का। सरकार तो विफलता है हमारे। आप तो सरकार के विरोध में केवल बात कर रहे हैं, तो सरकार के इन नाकामियों को लोगों तक कौन पहुंचाएगा? कैसे ये बात पहुंची लोगों तक? रेलवे में इससे पहले शायद आप लोग भी जानते होंगे कि रेलवे में पहले 60 साल से ज़्यादा बुजुर्गों को रियायत मिलती थी, वो ख़त्म कर दी गई। छोटे बच्चों को आधे में सीट मिलती थी, वो ख़त्म कर दी गई। तब भी लोग खुश हैं। खुश देखिए धर्म के नाम पर है। बात कहा जाए ना कि आज हिंदू खतरे में है और कुछ नहीं है। किससे खतरे में है? मुसलमान से खतरे में है। मतलब 80%, 20% से खतरे में आ गया। हाँ, जब से ये सरकार है यही तो हो रहा है। हम बोल रहे हैं तो हमको कोई मार देगा क्योंकि भाई आप हिंदू। अरे मजबूत आदमी कमजोर को मारता है या कमजोर मजबूत को मारता है? कहने के लिए है ना, क्योंकि हमारी मानसिकता में भर दिया गया है ना कि हम लोग भाई अभी देश में जब तक मोदी रहेंगे अच्छा राज रहेगा, हिंदू खतरा में नहीं रहेगा, इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू कैसे खतरे में है? ये बताइए, हिंदू का परिभाषा है ही क्या? आप हिंदू को लाइएगा, हिंदू को मैथोलॉजी को लाइएगा। हमारा धर्म सनातन है, हिंदू तो कोई बड़ा है नहीं। जब हम सही विचार के बारे में बात नहीं करेंगे, जब सही आइडियोलॉजी पे बात नहीं करेंगे तो हमारे मानसिकता ही गलत है। हम बैकवर्ड, जब आप हिंदू के नाम पर लड़िएगा तो बैकवर्ड फॉरवर्ड के बीच में लड़ाई होगा। तो ऐसा तभी होगा जब सब कोई मिलित। अभी नरेंद्र मोदी जो भी हैं अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लोगों को अच्छा भी लग रहा है, कुछ लोगों को खराब भी लग रहा है। अगर मान लीजिए बेरोजगारी बढ़ा है तो कहीं ना कहीं ये सरकार में दोष है, और जो लोग वोट कर रहे हैं उन लोगों को भी मानसिकता में दोष है कि हम लोग दूसरे का अंदर में आकर वोट कर रहे हैं। आप एक पार्टी विशेष से जुड़े हैं, हमको बताया गया है सत्य बहुमत पार्टी। यदि आपके पार्टी को मौका मिलता है तो क्या वो धर्म की राजनीति नहीं करेगी? क्या वो जात की राजनीति नहीं करेगी? क्या वो गरीबों के बारे में बात करेगी? अभी तक तो लोगों के बीच में होना चाहिए आपके पार्टी के प्रतिनिधित्व को। तो यदि जनता की तकलीफ़ें हैं तो क्या आप इस माध्यम से वहाँ तक पहुँचाएंगे या उन्हें आना चाहिए? देखिए, इसके पहले तो उन्होंने चांदनी चौक पर भी कैंपेन कर चुके हैं, मणिपुर पर भी हर जगह कैंपेन, हर जगह हम लोग ग्राउंड लेवल पर भी काम कर रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई अगर पार्टी आती है तो लोगों को यही लगता है कि भाई ये पार्टी सिर्फ बहकावे के लिए आ रही है। लेकिन जब देखिए, जिसके बारे में अगर आप नहीं जान रहे हैं तो उसके बारे में आप बोलना, अननेसेसरी चीज़ें को आप बोल सकते हैं। लेकिन किसी को मैथोलॉजी के बारे में, किसी के आइडियोलॉजी के बारे में जब तक आपने डीपली पढ़िएगा नहीं, तब तक उस पर बहस करना भी बेकार चीज़ है। क्योंकि जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप तो एक सुने सुनाई बातें को बोल देते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, हमारे जो पार्टी का आइडियोलॉजी है कि अगर आप किसी को वोट करते हैं, अगर वो बीजेपी अगर लागू कर देती है तो हम लोग नहीं चुनाव लड़ेंगे। हमारे कहने का मतलब है कि अगर हम किसी व्यक्ति को, अगर सांसद को वोट करते हैं तो अगर मान लीजिए अगर दो पार्टी है, किसी को अगर मान लीजिए कि 243 सीटें मिल गया, किसी को 300 सीट मिल रहा है। अगर मान लीजिए अगर 243 वाला का अगर 55 लाख वोट मिल गया और 300 वाला को 45 लाख वोट मिला, तो आपके हिसाब से तो 275 का प्लस के 300 वाले का सरकार बनना चाहिए। लेकिन तो 243 वाला का बहुमत ज़्यादा है ना, वोट तो ज़्यादा लोग परसेंटेज उसको किया है। तो इसका मतलब है कि हम लोग आपस में जो वोट जो परसेंटेज है, हम लोग का महत्व तो घट जा रहा है। क्योंकि संसद को हम लोग वोट कर रहे हैं और संसद जो है संसदीय क्षेत्र से वो प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। तो हम लोग सिर्फ वोट देने का ही अधिकार है, वोट देने का अधिकार, सरकार गिराने का अधिकार नहीं है। एक बार जब वोट कर दिए तो 5 साल तक तो हम लोग हवा में चले गए, जनता हवा में चली गई। अब तो वहाँ संसद जो पार्लियामेंट में जो सरकार बनेगी, हम कुछ भी बोलेंगे हमारा वहाँ मैसेज नहीं जाएगा। इसलिए हमारा सत्य बहुमत पार्टी जो आई है
वो कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रियम्बल लाया जाए, ऐसा कानून लाया जाए कि अगर सरकार गिराना हो तो बहुमत से ही सरकार बने, किसी सांसद की जरूरत नहीं पड़े, और वो वोटर की ताकत से सरकार बननी चाहिए। जब तक वोटर ताकतवर नहीं होगा तब तक देश में गठबंधन और भ्रष्टाचार हमेशा होता ही रहेगा, और इस पर कानून बनना जरूरी है। इसलिए हमारी पार्टी का आइडियोलॉजी है कि जब तक सत्य बहुमत पर हम बात नहीं करेंगे, सही विचारधारा पर बात नहीं करेंगे, तब तक हिंदू मुसलमान अच्छा कोई भी व्यक्ति बेरोजगारी बढ़ता ही रहेगा। ये थे चांदनी चौक पर सज्जन जो हमसे बात कर रहे थे। इनका मानना ये है कि देश में ध्रुवीकरण के आधार पे वोटों की लूट हो रही है, बेरोजगारी पे कोई बात नहीं कर रहा है, कोई शिक्षा पे बात नहीं कर रहा है, कोई स्वास्थ्य पे बात नहीं कर रहा है, गरीब गुरबत की कोई बात नहीं कर रहा है। कुछ लोग अमीर हैं जो लगातार अमीर हो रहे हैं, कुछ लोग गरीब हैं जो लगातार गरीब हो रहे हैं। कुछ बुनियादी इनके सवाल हैं, ये बहुमत को भी अलग तरीके से परिभाषित करते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ में ये बात आई होगी, लेकिन चूंकि मुद्दा ये थोड़ा सा टफ है, लोगों के बीच में जब तक जाएगी नहीं, लोग समझेंगे नहीं, तब तक आसान नहीं है समझना। लेकिन मोटे शब्दों में यदि बताई जाए तो इनका मानना ये है कि जिस भी पार्टी को पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वोट मिले, लोग सबसे ज़्यादा चाहने वाले उसके हो गए, इसलिए उसको सरकार बननी चाहिए। ये संख्याओं के आधार पर जो सरकार बनती है, तो संख्या को मैनेज करने के लिए कई बार जो खरीद फरोख्त की नौबत आती है, उससे बचा जा सकता है। जब खरीद फरोख्त नहीं होगी तो भ्रष्टाचार नहीं होगी, और भ्रष्टाचार मुक्त यदि समाज होगा तो निश्चित तौर पर विकास के भी काम तेज होंगे। आपके साथ मैं संजीव कौशिक, नमस्कार। यदि आपके पार्टी को मौका मिलता है तो क्या वो धर्म की राजनीति नहीं करेगी? क्या वो जात की राजनीति नहीं करेगी? क्या वो गरीबों के बारे में बात करेगी? ये हमारा सत्य बहुमत पार्टी जो आई है वो कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रियम्बल लाया जाए, ऐसा कानून लाया जाए कि अगर सरकार गिराना हो तो बहुमत से ही सरकार बने, किसी सांसद की जरूरत नहीं पड़े, और वो वोटर की ताकत से सरकार बननी चाहिए। जब तक वोटर ताकतवर नहीं होगा तब तक देश में गठबंधन और भ्रष्टाचार हमेशा होता ही रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि आपने जिसे वोट दिया वो जीत के गया, बाद में पता चलता है कि आपकी विचारधारा उससे नहीं मिल रही है, वो किसी और को सपोर्ट कर दिया अचानक, फिर आप ठगे महसूस करने लगते हैं। जब वो जिस पार्टी से लड़ते हैं और वो पार्टी हार जाती है और फिर वो किसी दूसरे में गठबंधन हो जाते हैं, तो हमारे कहीं ना कहीं हमारे सपने से खिलवाड़ होता है। पैसे के बदौलत ही पार्टी ज्वाइन करके सरकार में आता हो, क्या आप उससे भ्रष्टाचार मुक्त समाज की कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं, इसको तो भ्रष्टाचार मुक्त कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। तो कोई नेता जब इतना पैसा खर्च करेगा तो क्या इस पैसे की रिकवरी के नाम पे वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगा क्या? तो ये संसदीय प्रणाली में ही खतरा है कि जब 10 व्यक्ति जब चुनाव लड़ते हैं तो हमको उसमें कैंडिडेट को सही चुनना होगा। कि जिस मतदाता के पास रोजी रोटी, बेरोजगारी, महंगाई समस्या है, वो आपके न्यूक्लियर के बारे में सोच करके और क्लाइमेट के बारे में सोच के वोट करेगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि भ्रष्टाचार पर सबको मिलकर जुलकर जाति और धर्म मजहब से उठकर आना होगा। कि रेलवे में पहले 60 साल से ज़्यादा बुजुर्गों को रियायत मिलती थी, वो ख़त्म कर दी गई। छोटे बच्चों को आधे में सीट मिलती थी, वो ख़त्म कर दी गई। घूस देखिए धर्म के नाम पर बात कहा जाए ना कि आज हिंदू खतरे में है और कुछ नहीं है। किससे खतरे में? मुसलमान से खतरे में है।